अभी भी आ रही है घर घर आवाज? आवाज सही है बच्चे? आवाज सही है? सर आपके चरणों में मुंडी पटक पटक के प्रणाम, आशीर्वाद है बेटा। चलो ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्लियर है आवाज? यस सर, ओके क्लियर है, यस यस यस, ठीक है। तो भाई चैट बंद कर रहा हूं मैं, एक ही बार में पूरा चैप्टर समझा दूंगा, एक कविता अपन एक बार में समझेंगे। देख भाई, कुंवर नारायण इसके क्या है, रचिता है, कुंवर नारायण ने लिखी। कुंवर नारायण को सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। कुंवर नारायण जी कहां गए? हाँ, 2022 में आया था कुंवर नारायण जी का लेखक परिचय। तो कुंवर नारायण जी जो है भाई आपका ये लेखक है। इस चैप्टर के फटाफट से पहले लेखक परिचय को पढ़ेंगे। लेखक परिचय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, हाईलाइट कर दूंगा, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना को व्यक्त करने वाले कुंवर नारायण का विशिष्ट स्थान है। सन 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, है ना, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी लखनऊ से विश्वविद्यालय से की थी। साथ साथ 1950 के आसपास उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। साथ साथ कुंवर नारायण के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ये ध्यान रखना। कितने 4 काव्य संग्रह। पहला है चक्रव्यूह, दूसरा है हम और तुम, अपने सामने की कोई दूसरा नहीं, है ना, अपने सामने दूसरा कोई दूसरा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दिनों, ये 2 काव्य संग्रह से हमारे चैप्टर लिए गए हैं आज, है ना। इनके 4 काव्य संग्रह। चक्रव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रव्यूह किसकी रचना है पूछा जाता है, ध्यान रखना, कुंवर नारायण की रचना, ये पूछी जाती है आपसे, ठीक है। पौराणिक कथा पर रचना हुई है। आकारों के आसपास इन कहानी का संग्रह आज भी और आज से पहले इनकी समीक्षा ग्रंथ है, ठीक है। ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं बड़े बड़े, आपको मैंने कुंवर नारायण जी पढ़ा दिए, इनको आप इतनी चीज ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे आते हैं। तो बात करूं मैं, चैप्टर स्टार्ट होता है मेरे बेटा आज, और कविता के बहाने चैप्टर है वो इन दिनों काव्य संग्रह से लिखा गया है ना। कौन सा काव्य संग्रह से लिया गया है? इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें 2 कविताएं हैं। एक तो क्या है मेरे भाई, कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है, और बात सीधी थी पर यह काय से लिया गया है? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। ये दोनों ही काव्य संग्रह किसके हैं? कुंवर नारायण जी के, दोनों के दोनों काव्य संग्रह हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब स्टार्ट करते हैं आज की मेन बात को मेरे भाई। आज की मेन बात अब क्या है, अब स्टार्ट हो रहा आपका चैप्टर। पहले बताया है कविता के बहाने, हालांकि यहां इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पद्यांश में कविता के बहाने की बात करूं मैं, तो यह बताया है कविता क्या है। कविता को एग्जाम्पल करके बताया, कविता को तुलना करके बताया है अलग अलग चीजों से। कविता को पक्षियों से, चिड़िया से, फूल से, बच्चों से, इन सब से कंपेयर करके बताया है कि कविता क्या है। किसको बोल रहे हैं? कविता को। कविता किसी छोरी का नाम नहीं है, कविता, समझ लो, कविता के नाम, हाँ कविता। तो पोइट्री बोलते हैं, कविता बोलते हैं, कहानी बोलते हैं। कविता के बारे में बताएंगे कविता क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला है कविता के बहाने में? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि कविता क्या है? एक उड़ान है। कि जब भी हम कविता पढ़ते हैं, जब भी कविता कोई सी होती, कोई कहानी, कोई कविता लिखी जाती है, तो वो क्या होती है? एक उड़ान होती है। जिस प्रकार से चिड़िया एक खुले आसमान में उड़ती है, जिस प्रकार से एक चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है, उस प्रकार से ही कविता का जो सार होता है या कविता का जो प्रभाव होता है, वो भी खुले आसमान में सभी के दिलों में उड़ता है, ठीक है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की उड़ान चिड़िया से भी ऊपर होती है। क्योंकि चिड़िया क्या है? चिड़िया आकाश में, चिड़िया आसमान में एक सीमा तक उड़ सकती है। जैसे चिड़िया 200 फीट, 400 फीट, 500 फीट उड़ लेगी, उससे ऊपर चिड़िया नहीं उड़ सकती। लेकिन जो कविता की उड़ान है वो अनंत काल तक जाती है, अनंत आकाश तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कविता के अंदर जो विचार लिखे जाते हैं, कविता के अंदर जो तथ्य लिखे जाते हैं, कविता के अंदर जो खूबसूरती होती है, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कि कविता अपने आप में इतनी बड़ी उड़ान है कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। कि चिड़िया के बहाने कविता उड़ान। तुम देख रहे हो कि घर के अंदर बाहर संसार को, कल्पना की उड़ान, जिसमें कविता में क्या होती है? एक भावना होती है, कविता में एक विचार होते हैं, कविता में एक फीलिंग्स होती है, वो चिड़िया क्या जाने। क्योंकि ये एक तरीके से चिड़िया एक आकाश तक उड़ सकती है, लेकिन कविता उसके ऊपर भी अनंत काल तक जाती है, यानी इंसान के दिलों में हमेशा विद्यमान रहती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। की कविता क्या होती है? कभी इस घर कभी उस घर जाती है, यानी कि कविता का प्रसार होता है। कभी एक ने सुनी, एक ने दूसरों को सुनाई, कविता का प्रसार होता है ना। तो यहाँ सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बोला गया है भाई कि कविता को किससे? एक चिड़िया से कंपेयर किया गया है। कि कविता क्या है? एक उड़ान है।
कविता क्या है, एक उड़ान है कि चिड़िया बेसिकली एक लिमिटेड आकाश तक उड़ सकती है आसमान में, लेकिन जो कविता है, कविता का प्रभाव अनंत काल तक होता है। कविता एक ऐसी चीज होती है जो कभी इस घर कभी उस घर जा जाके लोगों को अपनी भावना, अपने विचार, हर एक चीज को बताती है। कविता असीमित है, देखो लिखा है ना, असीमित है। कल्पना की उड़ान है घर के अंदर बाहर अनंत आकाश तक, समझ रहे हो। कविता की क्या है, अनंत आकाश तक है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कविता की उड़ान की कोई लिमिट नहीं है, कि कविता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि तुमको हिंदी बताता हूं मैं, संदर्भ प्रसंग तुम लोग तो यहाँ से पढ़ी लोग, आरोह में संकेत ये कविता के बहाने से लिया गया है। साथ साथ कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है। कविता क्या होती है, जो कवि कविता को लिखता है उसकी कल्पना, उसकी सोच की उड़ान होती है। चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं पर लगता है। चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर में उड़ती है, चिड़िया की बजाय चिड़िया की उड़ान से सीमा सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा मतलब चिड़िया एक ही, मैंने बताया ना कि एक लिमिटेड आकाश तक, मान लो 200 फीट 300 फीट उड़ सकती है चिड़िया, किंतु कविता की उड़ान क्या है, असीमित है। कविता की उड़ान क्या है भाई, असीमित है। कविता असीमित उड़ सकती है, मतलब वह कवि की भावना व कल्पना के पर लगाकर अनंत आकाश तक जा सकती है। कभी घर के बाहर के संसार को छंदबद्ध कर सकती है। किसके बारे में बेचारी चिड़िया कभी नहीं जानती, कि कविता की उड़ान के बारे में चिड़िया कभी नहीं जानती कि कविता की उड़ान कितनी ज्यादा ऊपर होती है। सिंपल है, कुछ नहीं बताया यहाँ पर। कविता और उड़ान, कविता और चिड़िया को दोनों का करा यहाँ पर कंपेयर किया है बस। काव्य सौंदर्य में लिख देना कविता की असीमित भावना को बताया गया है। प्रसाद गुण है ना, साथ साथ शांत रस है, एकदम शांत रस की यहाँ पे बात चल रही है। शांत रस नहीं भी लिखोगे चलेगा। भाषा सरल सहज एवं खड़ी बोली है। काव्य सौंदर्य जो बता दूं बस वही करके आ जाना, ठीक है। अब पहले तुमने कविता को चिड़िया से कर लिया कंपेयर, अब कविता को करेंगे भाई फूल से कंपेयर। मेरे फूल जैसे बच्चों इधर आ जाओ, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। क्या बोल रहे हैं, कविता क्या है, एक खिलना है, कि जिस प्रकार से एक जो फूल होता है वो खिलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो कविता है वो लोगों के दिल में खिलती रहती है हमेशा, कि कविता से कवि के विचार जो होते हैं वो महकते रहते हैं। जैसे फूल क्या होता है, महकता रहता है, समझ रहे हो, फूल क्या होता है, महकता रहता है। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखो फूल क्या होता है मेरे भाई, समझना, कोई सा भी एक फूल है, वो फूल कुछ दिन तक महक सकता है और वो फूल कुछ दिन तक ही भाई खिल सकता है। उसके बाद फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, समझ रहे हो ना। फूल खिल जाता है, फिर फूल मुरझा जाता है। कि एक जो फूल होता है वो स्टार्टिंग में खिलता है, महकता है, लेकिन एक दिन वो मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता होती है वो लोगों के दिलों में अनंत काल तक चलती है। यानी कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी सुगंध रहित नहीं होती, कविता हमेशा महकती रहती है लोगों के दिल पर। कि कवि जो अपने विचार लिखते हैं वो विचार लोगों के दिल में हमेशा महकते रहते हैं। कि एक बार को जो फूल है वो तो मुरझा जा सकता है, तो यही तो इसलिए तो कहा है कि कविता का खिलना फूल क्या जाने, कि फूल खिला, फूल मुरझा जाएगा एक टाइम पे, तो 4 दिन बाद 7 दिन बाद 10 दिन बाद तो मुरझा जाएगा। लेकिन जो एक कविता होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है, वो हमेशा खिलती रहती है, दूसरों को मनमोहित करती रहती है। ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो, कि घर के बाहर घर के भीतर जो खुशबू होती है, देखो दिख रहा ना, पंक्तियों में हृदय में विचार होते हैं जो घर के अंदर घर के बाहर सबको एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूल एक ना एक दिन ऐसे मुरझा जरूर जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। दोनों पद्यांश का एक ही सार है। कविता की बात की, कविता के यहाँ पर भाव को बताया है कि कविता में कवि अपनी भावनाओं को जो लिखता है वो एक तरीके से हमेशा खिलती रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा सुगंधित रहती है, लोगों को अच्छी चीज प्रदान करती है ना। फूल क्या जाने, क्योंकि फूल तो एक ना एक दिन क्या होता है, मुरझा जाता है। ये भी बता रहे हैं कि फूल तो एक ना एक दिन मुरझा जाएगा, लेकिन कविता का जो भाव है वो कभी मुरझाता नहीं है। हिंदी में देख लेना तुम लोग, ये तो मैं पढ़ा ही दिया तुमको। संदर्भ पहले जैसे लिख दो, संदर्भ प्रसंग अपन साथ में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कविता की तुलना फूलों से करते, कहता है कविता की उत्पत्ति फूलों का उत्पत्ति में समानता है। फूल कलियों के पवित्र से खिल जाते हैं, उस प्रकार कवि के हृदय में विचार वो भाव रूपी कली के रूप में पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। कवि काव्य की रचना भी फूलों को देखकर प्रेरित होकर करता है, जिसे फूल कभी नहीं जान पाते। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर फैलती है और कुछ दिन तक महकने के बाद एक दिन मुरझाना पड़ता है उनको। लेकिन कविता का अस्तित्व घर के अंदर घर के बाहर होने के साथ साथ अनंत काल तक लोगों के हृदय में रहता है। बस इतनी बात यहाँ पर बोली है। अगली चीज, कविता से किसको कंपेयर किया गया है, कविता को खेल से कंपेयर किया गया है, बच्चों के बहाने, कि जो बच्चे खेल खेलते रहते हैं, कविता को इन बच्चों के खेल से कंपेयर किया गया है। कविता को किससे कंपेयर किया है कि कविता क्या है,
एक खेल है बच्चों के बहाने, कि बच्चे जो खेल खेलते हैं इन बच्चों के खेल के बहाने, मतलब सब घर एक कर देने के माने, कि भाई जिस प्रकार से बच्चे जो होते हैं बिना किसी भेदभाव के, बच्चे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भाव के, भेदभाव जो होता है मतलब बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, तो बच्चे बिना किसी भेदभाव के कभी इसके घर कभी उसके घर, अलग अलग घर जाते हैं, अलग अलग घर जाकर बच्चे खेलते हैं और सब घरों को एक कर देते हैं, सब घरों को एक कर देते हैं, यानी एकता का प्रतीक होते हैं बच्चे, कि बच्चों के मन में कुछ नहीं होता, बच्चे सब घर जाकर खेलते हैं। समझ रहे हो? तो कविता क्या है? एक खेल है, किसके बहाने? बच्चों के बहाने, कि बच्चे जैसे इधर उधर के बच्चे सारे मिलकर एक घर में खेलते हैं, एक एकता के सूत्र में बनते हैं, ये बच्चे सारे सारे एक ही जगह खेल रहे हैं। समझ रहे हो? कि अपनापन दिखाते हैं, कि कविता में क्या होता है, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि कविता में भी क्या होता है, अपनापन होता है। बच्चों के खेल के बहाने कविता में भी क्या होता है, एक अपनापन होता है। वो घर के बाहर भीतर, इस घर उस घर, हर जगह पर बच्चे जिस प्रकार से खेलने जाते हैं वो सब कुछ छोड़कर एक अपनापन रखते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों में कोई ऐसा भाव नहीं होता ना कि छल कपट वाला भाव बच्चों में नहीं होता, बच्चों में क्या होता है, अपनापन होता है। समझ लो मेरी बात, अपनापन होता है। बच्चे इस घर जाते हैं उस घर जाते हैं, मस्ती करते जिस तरीके से भी करते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, बच्चा ही जाने। क्या बोल रहे हैं भाई, बच्चा ही जाने, कि बच्चा जानता है कि एक तरीके से क्या है वो। देखो यहां लिखा है, नन्हे बच्चों से करते कहता है जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, घर के अंदर कभी बाहर, कभी अपने घर कभी दूसरों के घर, अर्थात अपने पराये का भेद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से भाई, है ना, उसी प्रकार से कवि अनेक शब्दों की भाव विचार और कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर आत्मप्रिय आनंददायक काव्य की रचना करता है। काव्य लेखन के समय कवि का हृदय भी अपने पराये के भाव को भूल जाता है, कि जब भी कविता लिखता है कवि वो अपने पराये के भाव को भूल जाता है और सबके लिए एक समान, कविता क्या होती है, सबके लिए समान होती है। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे बिना किसी भेदभाव के सबके घर घूम जाते हैं, चल जाते हैं, इसी प्रकार से कविता भी क्या होती है, बिना किसी अपने पराये का भेद करके लिखी जाती है और यहीं पर एक अपनापन दिखाती है ना, एक अपनेपन का संदेश देती है, एक समता समानता एकता का संदेश देती है ना। अपनापन का भाव सिर्फ बच्चा ही जानता है। कविता बंधन मुक्त होती है, कि कविता किसी चीज से बंधी हुई नहीं होती है, कविता में कोई भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार से एक बच्चों के खेल में होता है, ठीक उसी प्रकार से कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता। कविता सबके लिए समान होती है, कविता एकता का सूत्र बताती है। कविता के अंदर जो भाव विचार होते हैं उसको कवि जब लिखता है तो वह अपने पराये के भाव से नहीं लिखता है, वो एक समानता आत्मा से लिखता है, आत्मप्रिय जो सबको पसंद आए इस भाव से लिखता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का छल कपट अपने पराये का भेदभाव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से कविता भी उस तरीके से लिखी जाती है, कविता को भी वैसे ही पढ़ा जाता है। तो यहां पर कविता को तीन चीजों से कंपेयर यहां पर अभी तक कर दिया है मेरे भाई। किन किन चीज से करा है? पहला इन्होंने क्या बोला, कविता एक उड़ान है, कविता को उड़ान बोला किसके बहाने, चिड़िया के बहाने। कविता खिलना है किसके बहाने, फूल के बहाने। और तीसरा क्या बोला, कविता एक खेल है किसके बहाने, बच्चों के बहाने। तो यहां पर कविता को इन तीन चीजों से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है ना, वैसे ही कविता की उड़ान होती है। यानी कविता के अंदर जो कवि भाव लिखता है, कवि जो लिखता है कविता को, वो चिड़िया तो एक लिमिटेड आकाश तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान अनंत आकाश तक जाती है। खिलना फूल के बहाने कविता का, कि फूल तो एक दिन खिलता है, कुछ दिन महकेगा, फिर वो मुरझा जाएगा, लेकिन कविता की महक फूल के जैसी नहीं होती, वो हमेशा ही महकती रहती है। कविता हमेशा ही दूसरों को सुगंध पहुंचाती रहती है, दूसरों को आनंदित करती है कविता। तीसरा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जैसे कि बच्चे जब बिना किसी अपने भाव अपने पराये का भेदभाव किए बिना एक घर कभी दूसरे घर कभी किसी घर चल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता भी अपनेपन को, एकता को, हर चीज को बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है और उसको क्या करती है, एकता के सूत्र में बांध करके रखती है। कविता ऐसी होती है। क्या बोला गया यहां पर, कविता ऐसी होती है। समझ में आई मेरी बात, कविता ऐसी होती है। क्लियर? चलो भाई, ऐसी कविता होती है। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये पूरा चैप्टर, ये एक कविता यहां पर खत्म हो गई है। जल्दी से बताओ कि भाई क्लियर है कि नहीं। जल्दी सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो कि क्लियर है कि नहीं। बताओ जल्दी से, क्लियर है? क्लियर है भाई, क्लियर है नहीं है? जल्दी बताओ। कर दिया मैंने चालू, मेरे को कमेंट ही नहीं दिख रही तुम्हारी। ओके, अब दिखेगी।
पता बच्चा पार्टी क्लियर है? एकदम इजी है, लास्ट में तुमको मैं करवा दूंगा इसका रिवीजन, वैसे तो इजी है, वेरी इजी, सुपर इजी, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा। हम्म, ओके नाइस। वेरी नाइस, चलो बढ़िया, चटनी क्लियर, बहुत बढ़िया। डाउट देख लेता हूं मैं। क्या सारांश एज अ समरी टाइप लिख सकते हैं लेखक परिचय में? है सारांश कब लिखते हैं लेखक परिचय में? सारांश कब लिखते हैं बेटा? हिमांशु क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो इस कविता में मेन निष्कर्ष क्या होगा? मेन निष्कर्ष कविता, इस कविता में कविता क्या अस्तित्व बताया गया है कि कविता किस प्रकार से होती है, ये बस ये बताया गया है कविता किस प्रकार से होती है, समझे? नेक्स्ट है संदर्भ प्रसंग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। संदर्भ में क्या होता है देखो, ये बताता हूं। संदर्भ में क्या लिखते हैं? संदर्भ में सिर्फ ये लिखा जाता है कि ये चैप्टर कहां से लिया गया है, इसके कवि कौन है, बस। देखो आरोह में संकलित है बुक से, बुक का नाम, चैप्टर का नाम और बस इसके रचयिता का नाम लिखते हैं। और प्रसंग में क्या होता है? इसका बस एक छोटी सी एक लाइन की समरी लिखी जाती है कि ये पद्यांश किस बारे में दिया गया है ना, किस बारे में, ये बस इसके बारे में लिखा है, टाइटल किस क्या है इसका, बस। इन दोनों का आप मर्ज करके प्रसंग में भी लिख सकते हो, इन दोनों का मर्ज करके प्रसंग का पॉइंट भी इन दोनों को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, सारांश रिपीट कर दो। सारांश नहीं है बेटा, वो व्याख्या है, व्याख्या है। एक बार और समझा दो क्या बेटा ये? हाँ, ये कुछ नहीं, कौन नारायण जी का बेटा जीवन परिचय, लेखक परिचय 2022 में तुमको आ चुका है, ठीक है। इनका पहले याद रखना तुमको, 1927 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने भाई पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों में जाकर अनेक अनुभव प्राप्त करे। इसके बाद इन्होंने 4 काव्य संग्रह लिखे, इसके नाम याद करना, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है, ये काव्य संग्रह, कहानी संग्रह है, उनकी समीक्षा ग्रंथ भी बनी हुई है। इनकी रचना है, याद रखना है बस स्पेशली, तो ठीक है। इसमें फूल से कंपेयर क्यों किया है? फूल से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि फूल एक ना एक टाइम पे अपनी खुशबू देना बंद कर देता है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, वो सबके दिलों पर राज करती है, ठीक है। क्लियर? ओके लाडले, आगे बढ़ते हैं दूसरी कविता पर, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आपको सारे संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे देता हूं, ये जरूर करना। आप 6 नंबर की आती है, बात सीधी थी पर। अब भाई यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है कि एक वक्ता होता है, एक लेखक होता है, वो अपनी बात का भाषण देने जाता है। क्या करने जाता है? वो अपनी बात का भाषण देने के लिए जाता है। अब यहां पर वो बात आ गई कि कहते हैं ना भाई, एक टाइम पे एक आदमी है जो वो दिखाना चाहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हूं। जैसे होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि भाई जिनको अपने ज्ञान का, जिनको अपनी स्किल्स का बहुत ज्यादा घमंड होता है, समझ रहे हो? कि भाई साहब वो कहते हैं ना कि एक होता है भाई आदमी की ऐसा आता है छोटा, अरे तेरा भाई करके दिखाया करे, अरे तेरे भाई ने तो ये कर दिया था, तेरे भाई ने ये कर दिया था, तेरा भाई तो ऐसा कर देगा, तू तो फोन कर दियो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, हाँ, बवंडर ला देंगे, बवंडर सेंटी भाई, ऐसा करके। और जब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते कुछ भी नहीं आते और माथे में पड़ जाते, समझ में मेरी बात? तो समझे तुम कि ओवर स्मार्टनेस जब ज्यादा हो जाती, जब इंसान अपने स्किल को अपना घमंड समझ लेता है, जब इंसान अपनी स्किल को अपना घमंड समझ लेता है, तो वो आदमी क्या हो जाता है भाई, फिर तीतर भीतर हो जाता है। समझ में मेरी बात? तो वही चीज यहां बताई गई है कि भाषा के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई भाई। चूड़ी किसने पहन रखी सर? किसने नहीं पहन रखी बेटा, लेकिन मैं तुमको अभी चैप्टर समझाऊंगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ का, तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बात सीधी थी यूं, जो बात यूं हो सकती है उस बात को ये आदमी यूं 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 घुमा फिरा के बोल रहा था। और जब वो घुमा फिरा रहा था, घुमाते फिराते फिराते उसने बात को इतना तोड़ा मोड़ोड़ा घुमाया फिराया कि वो खुद ही घूम गया कि जग घूमया थार जैसा ना कोई। फिर घूमता ही रहा वो, क्या हुआ? घूमता ही रहा बापड़ा। अब मजा आएगा इसको पढ़ने के, देखना तुमको बहुत मजा आएगा कि वो बात को इतनी घुमा ली कि वो खुद ही घूम गया। एकदम बांडा था ये, बांडा, एकदम बांडा है ना। तो देखो समझते हैं इसको, बढ़े आगे। चलो देखो,
कविता वाला पन ने बहुत शांति से पढ़ लिया, अभी वाला पढ़ो। सर उस बेचारे की कोई गलती नहीं, गलती उसकी, मैं बताऊंगा क्या गलती लास्ट में। चलो आगे बढ़े, चैट ऑफ करता हूं। देखो बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब भैया ये आदमी कुछ भाषण बोलने आया था, अब इसको सीधी एक बात करनी थी भाई साहब, लेकिन ये आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं बात में क्या करूं, हिंदी की ग्रामर लगा दूं, कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलूं ताकि भाई लोगों क्या करें, ताली बजाए मेरे लिए। उसको ऐसा लगा, खुद की तारीफ कर रहे हैं भाई मेरी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कि ये आदमी एक नॉर्मल सी, एक साधारण सी बात को बोलने के लिए क्या करा इसने भाई, ग्रामर का, हिंदी के बहुत कठिन कठिन वर्ड्स का यूज करने लगा, ये हिंदी के कठिन शब्दों का यूज करने लगा भाई ये लेखक। अब ये हिंदी के कठिन शब्द यूज करने लगा तो बापड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गया कि मुझे बोलना क्या था। मतलब जो मेन बात थी वो तो बोल नहीं पाया, वर्डों को अच्छे अच्छे वर्ड बोलने के चक्कर में वो खुद ही भूल गया कि बात कैसे बोलूं। अब उस बात के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया कि ना तो वो बात बन रही है उससे, ना वो बात बोल पा रहा है, ना वो बात खुद ही समझ पा रहा है, खुद ही भूल गया है, वो बात को उल्टा पलटा कर रहा है, वो काम है ना। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब कि और भी टफ, और भी खतरनाक, और भी गंभीर होती चली गई बात, क्योंकि उसको वो जो बात करनी थी, जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं इस गैलेक्सी की मिल्की वे के अंदर, नहीं इस गैलेक्सी में, मिल्की वे के अंदर, इस यूनिवर्स के ऐसे क्वांटम के अंदर में, इस ऑर्बिट से घूम करके मैं ये बोला, सीधा बोल दे भाई, कहां रहता है तू, सीधा बोल दे। लेकिन समझ रहे हो वो आदमी, कुछ होते हैं ऐसे लोग, उनसे एक बात में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते। अरे मैं यहां गया था ना, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, मेन बात नहीं बोल पाते। वही इस बंदे के साथ हुआ, बात और भी पेचीदा होती चली गई मेरे भाई, पेचीदा बहुत ज्यादा होती चली गई है ना। पेचीदा मतलब और कठिन होती चली गई बात। देखो यहाँ पे तुमको हिंदी तो तुम पढ़ लेना, बहुत इजी है ना, कि व्यक्त कर रहा था मेरे, तो कवि कहता है कि किसी जनसमूह में, कवि खुद ही थे यहाँ पे, है ना, कि श्रेष्ठता में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए अच्छी भाषा का यूज कर रहा था। मतलब समझ गए तुम, अपना रोला जमाने के लिए। अब देखो समझो क्या हुआ। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर तरह से कसता चला जा रहा था। पेंच समझते हो, पेंच, पेंच का मतलब होता है ये स्क्रू, ये जो स्क्रू दिख रहा है तुमको, इस स्क्रू को उसको खोलना था। मतलब स्क्रू को खोलने से मतलब एक उदाहरण दिया है कि बात को मैं साधारण करता, बात को मैं घुमा के बात को इजी करने वाला था, लेकिन वो बात को मैं कसता चला गया। मतलब कसने का मतलब क्या है कि बात और ज्यादा टाइट होती चली गई, कि बात मेरे शब्दों के चक्कर में, मेरी व्याकरण के चक्कर में, मेरे काव्य सौंदर्य के चक्कर में मैंने बात को इतना घुमा दिया कि बात और ज्यादा टाइट होती चली गई। और जब अपन स्क्रू को टाइट करते हैं, जब अपन स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू में होती ग्रिप। क्या होता है स्क्रू में? ग्रिप। तो समझना आगे, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, कि ये जो लोग यहां पर बैठे हुए थे ना, मतलब कवि जितनी ज्यादा हिंदी में बात कर रहा था, जितनी ज्यादा कवि हिंदी में एक तरीके से मसाला लगा लगा के बात कर रहा था, हिंदी के कठिन कठिन शब्दों को जितना ज्यादा कवि बोल रहा था, उतने ज्यादा ये तमाशबीन बोलते हैं इनको, तमाशबीन बोलते हैं इनको। तमाशबीन का मतलब क्या होता है? दर्शक। तमाशबीन मतलब होते हैं दर्शक, जो इनको देखने आए थे, कि एक सम्मेलन में इनको जब देखने आए थे, ये दर्शकों उतनी ताली बजा रहे थे, वाह क्या बोला है। मतलब समझ रहे हो, ये आदमी जितना ज्यादा हिंदी के कठिन कठिन शब्द बोल रहा था, ये दर्शक लोग उतनी ताली मार रहे थे, अरे वाह 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 वाह, बिग फैन सर, बिग फैन बिग फैन, ये ऐसे कर रहे थे सारे के सारे। तो कवि को भी अच्छा लग रहा था कि भाई मेरी तो तारीफ हो रही है यार, मजा आ रही है मेरे को, तो कवि भी भाई बोले जा रहा था। अब इस चक्कर में समझ गए ना तुम कि वो स्क्रू को खोलने की ट्राई कर रहा था, मतलब वो बात को सीधा करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उल्टा इन तमाशबीनों के चक्कर में, इन दर्शकों के चक्कर में वो और कसता चला जा रहा था कि भाई बात और ज्यादा पेचीदा होती चली गई, बात इतनी ज्यादा कठिन होती चली गई कि वो जो बात को सीधा बोलना चाह रहा था, सो बात की एक बात की बात ही खराब हो गई। आखिर यही हुआ जिसका डर था, है ना, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरने का मतलब क्या है? और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चूड़ी मरने का मतलब ये होता है जो स्क्रू होता है, इस स्क्रू की क्या होगी भाई? ग्रिप। अगर ये तुमको दिख रही है, अब स्क्रू की चूड़ियां होती है इस प्रकार से, अगर स्क्रू की ग्रिप खत्म हो जाती है तो स्क्रू ना तो कसता है, ना तो स्क्रू कसा जाता है, ना ही स्क्रू ढीला होता है। फिर स्क्रू क्या करना पड़ता है बेटा? हथौड़ी से ठोकना पड़ता है
है ना, ठोकना पड़ता है उसको हथौड़े से। मतलब बात की चूड़ी मरने का मतलब है बात का सार मर गया, कि जो बात की चूड़ी, चूड़ी मरना मतलब क्या है, बात का सार, जो बात कहने वाला था, जो उसका सार था, जो उसका अभिप्राय था, जो उसका मीनिंग था, वही मीनिंग खत्म हो गया। कि उसने बात को इतना ज्यादा घुमा दिया अपने काव्य में कि वो बात का मीनिंग ही खत्म हो गया। देखो तुम हिंदी में एक बार पढ़ो इसको, कि कवि कहता है भाषाई शिल्प सौंदर्य के चक्कर में जटिल हुई कठिन हुई भाषा की समस्या को धीरज से सुलझाने के बजाय मैं उसमें उलझता जा रहा था। जिस प्रकार पेंच को खोलने की दिशा में घुमाने के बजाय मैं उसे टाइट कर रहा था, इससे बात लगातार जटिल और उद्देश्यहीन होती जा रही थी। मेरे इस प्रदर्शन पर नासमझ श्रोतागण आनंद लेकर मेरी वाहवाही करके मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। अंततः वही हुआ कि बात के साथ छेड़छाड़ करने से उसका प्रभाव खत्म हो गया, चूड़ी मर गई। समझ रहे हो, पेंच की चूड़ी घिस जाने के कारण जिस प्रकार वो स्थान पे घूमने लगती है, अर्थात न कसाव होता है ना ही बाहर निकल पाता है, उसी प्रकार कवि की बात अर्थहीन हो गई। कि जिस प्रकार से एक स्क्रू के अगर स्क्रू की ग्रिप मर गई ना, ये इसको बोलते हैं चूड़ी, कि अगर स्क्रू में ग्रिप नहीं होगी ना तो स्क्रू कसाएगा ना स्क्रू ढीला होगा, उसको ठोकना पड़ता है फिर। ठीक उस प्रकार से इस स्क्रू की तरह उसकी बात कैसी हो गई थी, इस पेंच की तरह उसकी बात अर्थहीन हो गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रही थी, ना ही उस बात में कोई अर्थ था, ना कोई मीनिंग था, मीनिंगलेस उसकी बात हो चुकी थी। ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में समाधान है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, कि इस बात को इसने कील की जगह वहीं पे ठोक दिया, क्योंकि स्क्रू था, स्क्रू की चूड़ी मर गई, ग्रिप मर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात का अर्थ था वो तो मर गया, अब उसने जैसे तैसे करके उस बात को वहीं ठोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत। कि एक स्क्रू को बिना ग्रिप से आप ठोक दोगे तो ना वो कसा हुआ है ना ही उसके अंदर ताकत है, सिर्फ ऐसे कैसे निकल जाएगा। मतलब उनने जैसे तैसे करके बात को वहीं पर खत्म कर दिया। स्क्रू को ठोकने का मतलब क्या, स्क्रू वो बात थी, चूड़ी उसका क्या था, अर्थ था, लेकिन उसकी चूड़ी मर गई यानी बात का अर्थ खत्म हो गया, तो उसने इस स्क्रू यानी उस बात को हथौड़े से ठोक दिया, मतलब वहीं की वहीं उस बात को खत्म कर दिया, है ना। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब बात उनको कैसी लग रही थी, एक शरारती बच्चे की जैसी लग रही थी, कि भाषा बात जो है शरारती बच्चे की तरह से उनसे खेल रही थी, है ना, कि बच्चा भाग रहा था और भाषा उनके पीछे पीछे भाग रही थी, खेल रही थी, उनको ऐसा लग रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, एक सज्जन वहां पे बैठे हुए थे, एक कवि बैठे हुए थे। अब ऐसा पसीना पोंछ ले भाई, वो आदमी पागल हो गया कि यार मेरा पूरा का पूरा सम्मेलन, कवि सम्मेलन खराब हो गया, मैंने क्या कर दिया ये। वो आदमी परेशान हो गया, कुंवर नारायण। तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, उनने उनसे ये पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुम एक लेखक हो और तुमको भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आता? क्या तुमको ये भी नहीं पता कि भाषा का क्या नियम होते हैं, कि भाषा को कैसे यूज किया जाता है? क्या तुमको इतना भी नहीं पता महाशय? ऐसा ताना उनको एक बैठे दर्शक ने वहां पर मारा, कि क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि भाषा को किस प्रकार से अपनी स्पीच में यूज करना है? तुम जो चाहे बोले जा रहे हो, तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा, तुम ही कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। बात की चूड़ी मार दी तुमने, बात का अर्थ ही नहीं पता तुम्हें क्या है। तो एक तरीके से यही चीज बताई गई वहां पर, कि सहूलियत से तुमने, मतलब सहूलियत मतलब सावधानी से, कि तुमने कभी बात को सावधानी से बरतना नहीं आता तुमको। तुम एक कवि हो, तुम्हें बातों को सावधानी से बताना नहीं आता, कि तुम ऐसी बता रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि अंत में जब कभी अपनी बात को भाषा की जटिलता से नहीं निकाल पाए तो उसमें बुरी तरह झुंझलाकर अपनी कविता को वैसा ही छोड़ दिया उन्होंने, जैसे खांचे में ठीक प्रकार से पेच न कस पाने की स्थिति में हड़बड़ाहट में कील को ठोक दिया जाता है। इस पेच खांसे में समाप्त हो जाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कसाव नहीं होता है। ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर से खराब हो जाता है। कवि की कविता भाषा के मकड़ जाल में फंसकर ऊपर से तो कविता प्रतीत होती, लेकिन उसमें भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं थी और ना ही कथ्य था उसमें, है ना। कुल मिलाकर कविता प्रभावहीन हो गई। अंत में जब कवि थक कर चूर हो गया, अपने माथे का पसीना पोंछने लगा, तब भाषा ने एक शरारती नटखट बच्चे की तरह उनको छेड़ते हुए पूछा, क्या पूछा? भाषा ने छेड़ते हुए पूछा कि तुमने अभी तक एक भाषा को संविधा अनुसार सरल व सहज तरीके से व्यवहार में लाना नहीं आया। वास्तव में कवि को अपनी गलती की अनुभूति हो गई और उसने कि उसमें चमत्कारिक भाषा के लालच को त्याग कर भाषा की सहजता को क्यों नहीं बनाए रखा। समझ रहे हो कि भाषा को सहजता से, कि एक तरीके से कहने का मतलब कि उसने एक तरीके से सहज यानी कि आसान भाषा में क्यों नहीं उसने अपनी बात को कही, कि उसने जो कविता थी वो आसान भाषा में क्यों नहीं कही। वो एक तरीके से भाई शब्दों को, अलंकारों को, छंदों को, काव्य सौंदर्य के चक्कर में लगा हुआ था मेरा भाई, है ना। तो उसको ये समझ में आया कि भाई जो बात अगर सीधी हो सकती है, जो बात ऐसी हो सकती है, उसको ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे वैसे 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 क्यों ये बोलता है भाई, भाषा के चक्कर में उलझ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैसे
ऐसे वैसे जैसे 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 ये बात करता है, एकदम ही मूर्ख बच्चा है। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया लास्ट में कि भाई भाषा को सहजता से आसानी से मुझे प्रयुक्त करना चाहिए, बात खत्म। तुम्हें मेरी भाषा समझ में आई कि नहीं बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताओ, सर क्लियर ही नहीं है, जल्दी बताओ सारे बच्चे। एकदम इजी पीजी, एकदम इजी पीजी। देखो ना जुल्फों से। बताओ भाई। लव यू सर, अरे लव यू टू मेरे भाई। चलो वेरी नाइस। एक बार मोदी जी के पास, अरे सहूलियत मतलब सावधानी से बेटा, है ना, सहजता से, सावधानी से। सर व्याख्या आएगी इस पेपर में, बता दो। बिल्कुल आएगी, कौन कौन सी आएगी ये तो मैं तुमको बाद में बता पाऊंगा। मकर जाल मतलब एक तरह से मकड़ी की जाले की तरफ, जो जाला क्या होता है, ऐसे 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 कंफ्यूज हो जाता है ना, मतलब एकदम जटिल कंफ्यूज हो गया था ना वो आदमी, क्योंकि मकर जाल क्या हुआ, मकड़े की जाली, एकदम फंसना, बात के चक्कर में फंसना कहते हैं, मकर जाल मतलब फंसना, मकड़े का जाला, स्पाइडरमैन। भाषा को सहूलियत से बरतना क्या होती है, सहूलियत से बरतने का मतलब तो सावधानी से बरतना, कि भाषा को सहजता से, कि भाषा को उसने क्या करा, बहुत सारी व्याकरण शब्दों के चक्कर में भाषा को बहुत ज्यादा यूज कर दिया। मतलब यहाँ ये बोला गया कि जो बात सहज तरीके से आसान भाषा में व्यक्त हो सकती है, उसमें कठिन भाषा यूज नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा। ठीक, सहूलियत से बरतना वो समझा दिया मैंने। सहूलियत मतलब वही होता है बेटा, सावधानी से, है ना। विशेष है ना, इसमें विशेष बताया है मैंने, भेजा है। तमाशबीन का मतलब होता है दर्शक, तमाशबीन मतलब, ये तमाशबीन का मतलब था दर्शक, मैंने बताया ना, दर्शक जो यहाँ पे बैठे हुए थे, जो उनकी वाहवाही कर रहे थे, वाहवाही करने वाले, वाहवाही, है ना। तमाशबीन को बोलते हैं दर्शक जो बैठे होते हैं। कविता हो जाएगा। सर चिड़िया को कैसे कंपेयर कराए, चिड़िया को उड़ान से कंपेयर कराए, चिड़िया की जो उड़ान होती है, चिड़िया की उड़ान से कंपेयर कराए, कि चिड़िया एक लिमिटेड आकाश में, एक सिर्फ एक कुछ फीट तक उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान जो होती है वो अनंत आकाश तक जाती है ना। कि कविता जो होती है भाई, हजारों हजारों वर्ष तक लोगों के दिल में बसी रहती है, उसके विचार जो होते हैं, कविता के अंदर के विचार, है ना। कविता के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दो लाइन में, ऐसा समराइज फॉर्म लास्ट में जैसे बुक में है। हाँ, कवि परिचय आए तो कविता के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं, कवि कवि परिचय में कविता के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे तुमको कुंवर नारायण का कवि परिचय आया, तो कवि परिचय में तुमको कभी भी कविता के बारे में नहीं लिखना है। कवि परिचय किस किस चीज के लिए होता है मैं तुमको बता देता हूँ, कवि परिचय में क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे इसमें। कवि परिचय में तुम, उसका कवि का जन्म होना चाहिए, जन्म मृत्यु दो चीज तो होनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज उसकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, रचनाएं कम से कम 4 रचनाएं उनकी होना चाहिए। तीसरी चीज जो होना चाहिए वो है भाई उनके पुरस्कार, कि उनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, उनके पुरस्कार देख लो, जो भी उनके पुरस्कार है। उनकी थोड़ी शिक्षा के बारे में तुम लिख सकते हो, लिख देना मेरे भाई। और कुछ ऐसी एंटिक चीज उनकी कि भाई कुछ एकदम अलग चीज जो मिल जाए किसी की भी, जैसे तुलसीदास जी की अलग चीज, कोई सी भी अलग चीज मिल जाए कि भाई वो उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था, माता पिता का नाम याद हो। तो ये 3 चीज तुम्हारी मेन होती है भाई किसी भी एक कवि या लेखक परिचय में। कवि या लेखक परिचय में 3 चीज मेन होती है। कवि और लेखक परिचय में कभी भी तुम पाठ के अंदर का नहीं लिख के आओगे, और ये बात भी ध्यान रखना, कभी भी चैप्टर का नाम नहीं लिखना है रचनाओं में, कि रचनाओं में तुम्हारा बस चले, तुमने चैप्टर का नाम लिख दिया, तो चैप्टर्स के नाम नहीं लिखने हैं कभी भी रचना में, कभी भी रचना में चैप्टर्स के नाम नहीं लिखने, नेवर एवर एवर। समझ में ही मेरी बात, कभी भी नहीं लिखने, ये बात भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। ये बात भी तुम ध्यान रखना। काव्य सौंदर्य मैंने हर एक चीज का दे रखा है। काव्य सौंदर्य में तुम पहला पॉइंट लिखो, है ना, बात का मानवीकरण किया ये लिखो, अनुप्रास अलंकार है, 3 3 पॉइंट इसके लिख के आओ, मैं तुमको टिक लगा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मैं कराता हूँ तुमसे पोल, आ जाओ, क्वेश्चन आंसर भी लाया हूं मैं आज बहुत सारे। सब घर एक कर देने का आशय क्या है, भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना, बताओ बताओ।
चलो बताओ। चंद कितना गुजारी वे में देखो तो क्या से क्या हो बैठे, तुमको भी है खबर। मुझको भी है पता। ए इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कविता किसके बहाने एक उड़ान है, फटाफट बताओ। अतीत, बालक, चिड़िया या फिर प्रेमिका के बहाने। मैं 15-15 सेकंड का पोल करवाता हूँ, है ना। पोल ज्यादा लंबे हो जाते हैं फिर। 15-15 सेकंड करवाता हूँ। 15 सेकंड, हाँ वही 15 सेकंड इनफ है भाई, बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाता है पोल। इतना इतना करवाता हूँ बस मैं, है ना। ठीक है, चलो बताओ जल्दी। 15 सेकंड इनफ है, टाइम भी वेस्ट होता है, कोई मतलब है नहीं। चलो। कैसे बताऊं तुम्हें, चिड़िया के बहाने, बिल्कुल 92% बच्चे, वेरी नाइस। फटाफट पोल का आंसर देना तुम, फटाफट, देरी मत करना। कविता के बहाने किससे ली गई ये बताओ, कौन से काव्य संग्रह से लिखा गया कविता के बहाने। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, आपने सामने या फिर चक्रव्यूह, जल्दी बताओ फटाफट। किसे बताऊं तुम्हें कि दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमिया। चलो, क्या आंसर है भाई। सीधी सी बात है, इन दिनों से लिया गया है कविता के बहाने। 70% बच्चे सही बोल रहे हैं, वेरी नाइस। चलो, ये भी हो गया। पास बिठाऊं के जुल्फ सवारूं। कवि के कर्तव्यों को देखकर तमाशबीनों ने क्या करा, उनकी झूठी तारीफ की, शाबाशी भी दी, वाहवाही भी किया, उपयुक्त तो सभी। हाँ, बताओ क्या किया। अब आएगा मजा, बताओ। पतला जो दिखते हंजू, अख मेरी फिर भी रोई ना, वैसी प्रीत लालई रब्बा, जैसी होर कदे होई ना, तेरे जान तो मैं बाद एक दिन सोई ना, पूरा शहर बेगाना इत मेरा कोई ना। बताओ क्या आंसर है। यस, सो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल उपयुक्त सभी आंसर आएगा आपका सही। 72, वेरी नाइस। चलो ये भी क्लियर है। बात सीधी थी पर में, कविता में किस पर व्यंग किया गया है। जिस भाषा में चमत्कार हो, जिस भाषा में आडंबर ना हो, जिस भाषा में सहजता हो, जिस भाषा में बनावटीपन ना हो, किस पर व्यंग किया गया है, मतलब कि किस पर ताना मारा है। भाषा में चमत्कार हो उस भाषा पर, जिस भाषा में आडंबर ना हो उस भाषा पर, कि जिस भाषा में सहजता हो उस भाषा पर, या जिस भाषा में बनावटीपन ना हो। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखते कितने बच्चे दे सकते हैं। बुक वाले क्वेश्चन भी दूंगा मैं तुमको, टेंशन मत लो। इसका आंसर देखो पहले, कितने कितने बच्चे देंगे मुझे, देखता हूं मैं। पतला जो दिखते हंझू, अख मेरी फिर भी रोए ना। बताओ भाई। तेरी अगर ने दिल का किया जो सुन, तू मेरा महबूब है जाना। चलो भाई, किस पर व्यंग किया गया है।
देखो ताना ताना मारा गया, यहां तुम समझना, तुम क्वेश्चन समझे नहीं। ताना किस पे मारा है कि जिसमें आडंबर ना हो, तो मतलब भाषा सरल हो गई, तो इस पे तो ताना नहीं मारेंगे। जिस भाषा में सहजता हो तो इसमें भी ताना नहीं मारा है। जिस भाषा में बनावटीपन ना हो, लेकिन चैप्टर में भाषा में बनावटीपन भी था, भाषा सहज थी नहीं, भाषा में आडंबर भी था। आडंबर का मतलब क्या, कि भाषा में एक तरीके से उसने अलग अलग चीजों का यूज भी किया था। जिस भाषा में चमत्कार हो, हाँ, तो ताना किस पे मारा है कि जिस भाषा में चमत्कार हो, क्योंकि वो अपना चमत्कार दिखा रहा था भाई साहब लोगों को, समझ रहे हो क्या दिखा रहा था, वो चमत्कार दिखा रहा था। इसलिए व्यंग किस पे मारा है, हमेशा तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अब देखो 10% बच्चों का सही होगा ये क्वेश्चन, बोला था 10% बच्चों का सही होगा, बोला था 10% बच्चों का सही होगा ये क्वेश्चन। कर दी गलती, करी गलती, करी गलती। सिर्फ इतने % बच्चों का सही है, पल्लू, आदर्श, चंद्रवर्धन, बनी, डिंपल, दीपू, दिशा, आरती और शगुन। ये गलती करी नहीं करी तुमने? मैं तुमको इसलिए मैंने 30 सेकंड तुमको पोल करवाया कि तुम देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। हमेशा रीड, क्या लिखा है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। यू आर इन अ 12th क्लास, नॉट इन द फर्स्ट क्लास। ये बात आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यू हैव टू बी वेरी 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 अलर्ट एंड वेरी अवेयर, वेरी अवेयर। एक छोटी सी गलती 1 नंबर काट के चल जाती है। मुझे पता था 10% बच्चे सही करेंगे, देख उतना नहीं सही करा है। तो ये पूछ रहा है कि व्यंग किस पर करा है, किस चीज पर कटाक्ष मारा है, कि आडंबर ना हो मतलब भाषा सरल हो गई, सहजता तो है ही नहीं भाषा में। इस चैप्टर में बनावटीपन तो ना हो लिखा है, मतलब था, बनावटीपन था ना, कि वो तेरे से भाषा में चमत्कार लेके आया था चैप्टर में, तभी तो ये आंसर आया। समझ रहे हो, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, बाकी आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं यहां पर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं भाई। PYQs भी आपको यहां पर मिल रहे हैं। देखो कविता के बहाने में कोवन क्या कहना चाहते हैं, हर एक चीज के बारे में बताया गया है, किसकी समरी लिख के आना है ना। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। जैसे वाला क्वेश्चन है, कविता का कथ्य बताओ, ये एक बात सीधी थी पर क्या था, सब घर एक कर देने के माने। तुम लोग हैंड नोट्स में से क्वेश्चन मत किया करो, जो क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं मेरे भाई वही क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूं वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एग्जाम में आपके बनेंगे भी सही सारे के सारे क्वेश्चन, तो वो आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। एंड होमवर्क में आपको सीधी सी बात मैं बोलता हूं, होमवर्क में आपको भाई रिवीजन करना है इस चैप्टर का, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। 2 बार रिवीजन करोगे 2 टाइम्स में आप भाई मजा आ जाएगा आप लोगों को, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट के भाई नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं वही बनाना। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना थोड़ी अच्छे से, समझ रहे हो क्या करना है तुमको, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे मतलब तुम्हारा बंटा ढाल, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मिलते हैं आपको अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए भाई